मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं बिल्कुल खुले दिल से। मेरा राजनीतिक कोई वो नहीं है, लेकिन जो मेरे अनुभव है, जो मेरे अनुभव है, जो पास्ट में भी हमने देखे हैं, जिस तरीके से हमने अंग्रेजों की गुलामी झेली, जिस तरीके से हमने मुगलों की गुलामी झेली, वो दिन दूर नहीं है। यदि हम सब लोग नहीं जागे, और चाहे वो हमारे देश के मुस्लिम भाई हैं, चाहे सिख भाई हैं, जैन भाई हैं, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, मैं अपने देश के, अपने प्रदेश के सभी मुस्लिम भाइयों से भी आग्रह करता हूं, वो समय दूर नहीं है। जिस स्पीड से जो चल रहा है, आज आपने देखा होगा अफगानिस्तान में क्या हुआ, दूर नहीं है। हम कुछ सालों में हमारे आने वाला फ्यूचर, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगी जी। और गुलाम जब होते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि हिंदू गुलाम हुआ या मुसलमान गुलाम हुआ या सिख गुलाम हुआ या जैन गुलाम हुआ, प्रदेश और देश गुलाम होता है जी। तो इस गुलामी की जंजीरों से अपने देश और प्रदेश को बचाना है, तो हमें भारत में सशक्त सरकार लाना है, प्रदेश में भी सशक्त सरकार लाना है जी। और आज समय की मांग है मोदी और योगी जी, इनको भारी बहुमत से जिताना है हमें, ताकि हमारा देश एक महान खासियत रही है, एक महाशक्ति के रूप में भी उभर के आए। जहां आज देखा होगा पाकिस्तान का क्या हाल है, उनकी जीडीपी कहां सरक चली गई, और आज हम लोग कहां हैं। अपने देश को बचाना है तो अपने वोट धर्म को सही से देश हित में, उस माटी के लिए जहां हमने जन्म लिया है, उसका कर्ज चुकाने के लिए आप सब लोग अपने वोट का सही तरीके से सही सदुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके भारी से भारी बहुमत के साथ जिताना है। जितने भी आने वाले चुनावी चरण हैं, उन सभी लोगों को हमें सफल बनाना है, ताकि एक सही पूर्ण बहुमत की सरकार बन सके, एक सभ्य समाज बन सके, एक अच्छा शासन आ सके। हमें देश और प्रदेश के विकास, कानून व्यवस्था, अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त यदि सरकार को लाना है, तो मेरा अपना सुझाव यदि आपने पूछा है अंजलि जी, तो केवल एक ही मात्र हमें बनता है कि अपने मत का प्रयोग हम सब लोग बहुत सोच समझ के करें और ऐसी सरकार को चुने जो एक इस तरह का माहौल पैदा कर सके। और वो आज ऐसी सरकार देने में सक्षम है तो माननीय योगी जी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो देश और प्रदेश को बचाने के लिए आज समय की मांग है मोदी जी और योगी जी। सर, आज रामपुर में भी वोट डलेंगे, तो जैसे कि आजम खान जो हैं, उनको जेल से ही वो चुनाव लड़ेंगे, और उनको जेल में रहते हुए उनको टिकट मिली है और जेल से चुनाव लड़ेंगे, और उनके सामने अगर उन्हें चुनौती देते कोई है तो बीजेपी से है जो है आकाश सक्सेना जी, जो उनको कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है ये बीजेपी और सपा के बीच में दिख रहा है, साफ पूरी जो चुनाव की रणनीति है बीजेपी सपा के बीच में दिख रही है, तो रामपुर से आजम खान जो है सपा से जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से आकाश सक्सेना आमने सामने है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गुंडे बदमाश लोग, कई बहुत सारे तरह के लोग जो होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, जो जेलों के अंदर बैठ करके भी जो चुनाव जीत जाते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। बहुत सारे पूर्व में देखने को मिले कि बहुत सारे अपराधी जेल के अंदर रहते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है और ये इस पर मनन करने की बात है, चिंतन करने की बात है, जो अपराधी जेल के अंदर रह करके इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, जब वो जेल से बाहर आएगा तो क्या तहलका उतारेगा, ये तो सोचने की बात अलग है। मैं समझता हूं सभी पार्टियों को अपराधियों से या भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को देना नहीं चाहिए। सरकार साफ सुथरी हो, और जिस तरीके से हम वोट, नेतागण जो है वोट के समय में, इलेक्शन के समय में जनता को आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं,
तो सर लगता है आपको तो कि आकाश सक्सेना जी टक्कर दे पाएंगे आजम खान बिल्कुल को? दे पाएंगे। तो झूठे आश्वासन ना दे, सभी साफ सुथरी के छवि के कैंडिडेटों को मैदान में उतारे, चाहे वो पार्टी कोई भी रहे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां सक्सेना जी की बात आ जाती है तो वो एक अच्छी छवि के इंसान है, तो मैं समझता हूं कि टक्कर भी देनी चाहिए और अधिक से अधिक उनका सहयोग भी करना चाहिए, लोगों को वोट भी देना चाहिए। चलिए सर बात करते हैं बसपा की। तो बसपा ने इस बार स्वतः जो टिकट है मुस्लिम लोगों को दिया है, और आज जो 9 जिलों में चुनाव है वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र माना गया है। तो समाजवादी पार्टी ने भी अधिक जो टिकटें हैं मुस्लिम लोगों को दी है, बसपा ने भी मुस्लिम लोगों को टिकटें दी है, और कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी मुस्लिम लोगों को टिकट दिया है। तो आपको क्या लगता है सर, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि मुस्लिम वोट जो बढ़ जाएंगे बसपा में भी, कांग्रेस में भी और सपा में भी, तो क्या इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है? नहीं, मैं ये तो देखिए, इलेक्शन में आम लोग, जो जनता हमारी है, जो हमारे वोटर है, जिनको अपने मत का प्रयोग करना है, ये उनका मताधिकार है कि वो किसको देते हैं। मुस्लिमों को अधिक वोट देते हैं या गैर मुस्लिमों को अधिक वोट देते हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन किया अंजलि जी, तो इस पर मैं एक जरूर कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखने की और ये सोचने की आज समय है, समय का तकाजा है। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो केवल इस मायने पे हुआ था कि जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी चाहते थे या जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, वो बड़ा एक चैप्टर है, उसके बीच में मैं नहीं जाना चाहूँगा बहुत छोटे समय में, कि देश का प्रधानमंत्री उधर जवाहरलाल नेहरू जी बने और उधर चाहते थे वो जिन्ना जी आए। देश का बंटवारा जब जो हुआ तो वो धर्म के आधार पे हुआ था। पाकिस्तान में सभी मुस्लिम भाई हमारे चले गए थे, और यदि याद हो दूसरे विश्व युद्ध में भी इतने लोगों की जानें नहीं गई थी जितना तराई तराई उस समय बंटवारे के समय पे हुआ। चाहे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में लोग आए या हिंदुस्तान से पाकिस्तान में लोग गए, किस तरह की यातनाएं हमारी बहन बेटियों ने झेली। जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं वो भी हमारी बहन बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, हिंदू है वो भी हमारी बहन बेटियां हैं। इसको बहन बेटियों के मामले में कोई धर्म और जाति का कोई लेना देना नहीं है। उस समय दोनों ही तरफ के लोगों ने काफी यातनाएं और त्रासदियां झेली हैं, और एक इतने लाखों लोगों की डेथ हुई है, इतना तो दूसरे विश्व युद्ध में भी लोग नहीं मरे थे जिसको हम आज तक याद करते हैं। लेकिन 1947 के बंटवारे के समय में जितने लोग मरे इस अलग पाकिस्तान के जन्म के समय में, वो एक इतिहास है। उसके बाद जब आपने देखा होगा बहुत सारे कितने परसेंटेज हिंदू भाई पाकिस्तान में रहे और बहुत सारे हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम भाई रहे। आज हमारे पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाइयों की और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, ये आप लोगों के सामने है। और हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम भाई है, चाहे ईसाई है, चाहे दूसरे धर्म के लोग हैं, उनकी परसेंटेज जिस दिन 1947 में कितना हुआ और आज वो कहां पर है, उनकी परसेंटेज कितनी है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। वहां घट गई, यहां बढ़ गई। लेकिन एक चीज और देखने को मिलेगी, आज पाकिस्तान में कितने मंदिर गुरुद्वारे तोड़े गए। हिंदू मुसलमान में एक बाबरी वाला मामला हमारे यहाँ आता है भारतवर्ष में, अदरवाइज यहाँ कोई इस तरह की चीजें नहीं आती। लेकिन वहां तो रोजाना ही मंदिर को तोड़ा जाता है, रोज ये किया जाता है, रोज वो किया जाता है। जहां बात ये आ जाती है तो वो कानून, वो नियम और वो सोच कि जो हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों तरफ से होनी चाहिए जी। बांग्लादेश का पाकिस्तान से बंटवारा हुआ, हमारे सैनिकों ने वहां माननीय उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हमारी सेना ने वहां युद्ध लड़ा जी। और इतने सैनिकों को जो बंदी बनाने के बाद पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको छोड़ भी दिया जी। बांग्लादेश भारत का एक एहसानमंद देश है, लेकिन उस समय जिस समय बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, हमारे कितने हिंदू भाई थे, कितने दूसरे धर्म के लोग थे, कितने हमारे वहां मंदिर थे। लेकिन आज भी
बांग्लादेश में भी वही हाल है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एन.के. शर्मा जी। आपको बता दें कि ये पेशे से डॉक्टर हैं, पर डॉक्टर के साथ साथ ये राजनीति नॉलेज भी बहुत रखते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना एक विचार साझा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव जो हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उसमें किसको बहुमत के साथ सरकार बनानी चाहिए और किसको सरकार नहीं देनी चाहिए, उन्होंने अपने विचार को पूरे स्पष्ट तरीके से आप लोगों के सामने रखे हैं। वही मैं आपको बता दूं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता भारी बहुमत के साथ किसको सत्ता पे लाती है और किसको सत्ता से बाहर करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मैं अंजलि जोशी, कैमरा पर्सन संदीप के साथ साधना प्लस।